नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन घुले और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट की एक ऐसे हैचबैक की जिसकी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है, आपने देखा होगा काफ़ी इसने एक बेंचमार्क क्रिएट किया था। इसके जो राइवल्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, जो गाड़ियां सेल्स में आगे हो सकती हैं, बट अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो इस गाड़ी ने जो बेंचमार्क क्रिएट किया है इंडियन मार्केट्स में, तो वो आप सभी जानते हैं। और इस गाड़ी का नाम मुझे बताने की जरूरत मुझे लग नहीं रही, ये है टाटा की टियागो। आज के इस वीडियो में हम एक ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है ये, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो ओनर है उनका जो एक्सपीरियंस है कि जब उनने टाटा टियागो ओन करी और उनके साथ थ्रू आउट जो एक एक्सपीरियंस रहा है, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, पूरी गाड़ी से रिलेटेड जो एक एक्सपीरियंस उनका रहा है पर्सनल, वो हम उनसे व्यू लेने वाले हैं। तो ये एंड तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जो इसके प्रो एंड कॉन्स हैं और एक जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो सारा हम आज ओनर से जानने वाले हैं। तो ये गाड़ी जो है ये मिस्टर सुबोध सिंह की है। तो इस गाड़ी के जो ओनर है मैं उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। ये गाड़ी जो ओन करते हैं वो मिस्टर सुबोध। तो सुबोध, वेलकम टू आवर चैनल। और हम आज जानना चाहेंगे कि आपने जो ये टाटा टियागो ओन करी है और आपका जो थ्रू आउट जो एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो गाड़ी है ये कब आपने परचेज करी थी और ये कौन सा वेरियंट है पर्टिकुलर? ये गाड़ी मैंने जुलाई 2020 में परचेज करी थी, 2020 जुलाई में, और ये वेरिएंट XT है। मुझे उस समय 590 की पड़ी, जिसमें 10,000 की एसेसरीज भी। तो एसेसरीज आपने टाटा से ही लगवाई थी पूरी? जी, टाटा से ही लगवाई थी। उनका एक पैक था पूरा 10,000 रुपये का, जिसमें वो 4-5 चीज़ें ज़्यादा चीज़ें दे रहे थे, जैसे कि नीचे का कारपेट, स्टीयरिंग का कवर, और ये साइड से जो प्रोटेक्शन के लिए लगी होती ना, ये कुछ चीज़ें थी, और ये सेंट परफ्यूम वगैरह भी था। तो बम्पर प्रोटेक्शन, साइड प्रोटेक्शन, इनने सारा कुछ लगा के दिया था। टाटा टियागो के अगर वेरिएंट की बात करें तो ये XT वेरिएंट है। ये ईयर 2020 का मॉडल है, XT वेरिएंट है ये। इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की चाबी आपने को देखने को मिलती है। एक जो है रिमोट की इसमें मिलती है और फ्लिप की इसमें मिल जाती है आपको, जिसमें लॉक, अनलॉक और एक फॉलो मी हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। और फ्रंट में अगर देखें तो आपको रिफ्लेक्टर्स ऐसे कुछ मिल जाते हैं जो हेलोजन है। नीचे कोई फॉग लैम्प का सेटअप नहीं है। सामने आप ग्रिल देख सकते हैं, एक क्रोम लाइन यहाँ पे दी हुई है, सेंटर में टाटा का लोगो है। इधर देखते हैं हम तो आपको ORVM जो है वो टर्न इंडिकेटर्स इसमें इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं। व्हील्स की अगर बात करें तो हम इसमें 175/60 R14 के इसमें टायर मिल जाते हैं, जो एक काफी एक डिसेंट साइज दिया हुआ है। साइड से आप देख सकते हैं कुछ ऐसी दिखती है ये टाटा टियागो। यहाँ पे डोर हैंडल्स जो है वो बॉडी कलर्ड दिए हुए हैं, सारा कुछ बॉडी कलर्ड दिया हुआ है। आपके जो ORVM है, आपके जो A पिलर, B पिलर है, ये सारे बॉडी कलर्ड दिया हुआ है। रियर साइड से आप देख सकते हैं कुछ ऐसी दिखती है ये। ऊपर में एक हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया हुआ है। एक ये जो स्पॉइलर है, स्पॉइलर के साथ में ये ऐड कर दिया है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में, तो ये एक बहुत बढ़िया लुक ऐड करता है इसमें। एक छोटा स्पॉइलर होने के बाद में भी एक काफ़ी बढ़िया ये स्टाइलिंग इसमें लगती है, तो ये बढ़िया दिखता है इसमें ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ। कोई वाइपर और डिफॉगर का ऑप्शन इसमें नहीं है, जैसे कि ये XT वेरिएंट है। और रियर साइड में आप अगर देखेंगे तो ऐसे कुछ आपको टेल लैंप्स मिल जाते हैं, जिसमें हेलोजन का पूरा सेटअप है। इधर आपको रियर पार्किंग लैंप है, इंडिकेटर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स दी हुई है। नीचे आपको कोई भी रिफ्लेक्टर्स नहीं है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको सेंसर के लिए, ऐसा कुछ दिखता है, आप देख सकते हैं। इसके जो टॉप वेरिएंट है यहाँ पे वो कैमरा आ जाता है, तो इसमें वो चीज़ नहीं दी हुई है। लेफ्ट साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे फ्यूल टैंक दिया हुआ है। और ये गाड़ी जब आपने परचेज करी थी तो इसके साथ में आपने ऑप्शंस और कौन से देखे थे, या फिर सिर्फ आपने गया और सिर्फ यही गाड़ी आपने परचेज कर ली? कैसा एक्सपीरियंस था आपका? एक्चुअली पहले तो मैंने अल्टो से स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे एक सस्ती कार चाहिए थी, बस सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए, छोटी दूर की डिस्टेंस को तय करने के लिए। और फिर उसके बाद मुझे अल्टो से अपग्रेड होकर के वैगन आर पे आया, और वैगन आर को जब मैंने देखा अंदर बाहर से तो मुझे उतना कुछ जमा नहीं। और फिर एस्प्रेसो पे भी उस समय चूँकि नई मार्केट में आई, एट द लास्ट फिर जब मुझे जम नहीं रही थी गाड़ियाँ, तो मेरे एक फ्रेंड ने ये सजेस्ट किया और फिर मैंने इसका टेस्ट किया और मुझे जम गई। तो टेस्ट ड्राइव जब आपने करी थी तो कुछ आपने ऐसे पॉइंट अपने माइंड में रखे थे कि इस गाड़ी को अगर मैं देखता हूँ तो क्या क्या इसके पॉइंट्स आपने रखे थे माइंड में? सबसे पहले तो सीट वगैरह कंफर्टेबल होना चाहिए, ऐसे जनरली जो भी पॉइंट्स हर ओनर के मन में होता है वो रखे थे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये आ गया कि जैसे ही मैंने इसका टेस्ट ड्राइव लिया ना फर्स्ट टाइम, तो इसकी जो रोड पे पकड़ है वो मुझे एकदम जम गई, और बाकी चीज़ें भी सब कुछ एकदम मुझे परफेक्ट लगी। इस रेंज में जो मेरी रेंज थी, जिस रेंज में गाड़ी लेना चाह रहा था, और मैं इसके पहले जो भी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ले चुका था, बस मुझे ये चलाते ऐसा लगा है बस यही परफेक्ट है मेरे लिए।
और मैंने फाइनल कर। टाटा टियागो की इंजन की अगर बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का इंजन आता है, जो इसी कार से स्टार्ट किया था इन्होंने, जो 2015 में 3 सिलेंडर इंजन स्टार्ट हुआ था। तो 1.2 लीटर का इंजन है, 85 bhp की पावर जनरेट करता है और 113 Nm का टॉर्क। तो मैं सुबोध भाई से ये पूछना चाहूंगा कि इस गाड़ी का जो पावर है वो आपको कैसा लगता है और इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, वो बताइए। पावर की अगर अपन बात करें तो पावर भी ठीक ठाक फील होती है। मतलब अगर इसको डे टू डे ट्रैफिक में आप यूज कर रहे हैं और सिटी ड्राइव आप ही कर रहे हैं तो वो कैसा रहता है इसमें? तो सिटी ड्राइव के लिए तो मैं फिर इसको मोर देन एवरेज बोलूँगा, अच्छा है। लेकिन पर जब अपन हाईवे पर होते हैं और हाईवे पर जब कभी किसी गाड़ी को ओवरटेक करना होता है, खासकर थर्ड गियर में, तब मुझे थोड़ा सा पावर की कमी महसूस होती है इसमें। बाकी उसके अलावा सब कुछ ठीक है। और फिर उसके अलावा इंजन की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस मुझे तो अच्छा लगता है। तो ये आपकी फर्स्ट कार है या फिर इससे पहले आपने कोई दूसरी कार ओन करी है? ये मेरी फर्स्ट कार है, बट फैमिली में इसके पहले और भी गाड़ियाँ थी। अच्छा अच्छा, तो वो कौन सी गाड़ी है, आपने कौन सी गाड़ियाँ इससे पहले ड्राइव करी है? इसके पहले अल्टो, विस्टा और i20। तो i20 और जो ये मारुति और जो हुंडई के जो इंजन है उसका जो रिफाइनमेंट है, वो जो उसके जो परफॉर्मेंस होता है वो इससे बेटर लगा आपको या फिर कैसा है? कह सकते हैं बेटर, लेकिन पर मैं कंपेयर थोड़ा ज़्यादा इसलिए नहीं करता क्योंकि दोनों की रेंज भी अलग अलग है। अच्छा अच्छा, इस गाड़ी को आपने कितना ड्राइव कर लिया अभी तक? अभी तक 25,000 किलोमीटर अप्रॉक्स। मतलब एक काफ़ी अच्छा आपने ड्राइव कर दिया है, करीबन 1.5-2 साल आपको हो गए हैं इसमें। हाँ। तो एक अच्छी ड्राइव तो आपने कर ली है कि एक इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो जानने के लिए। अच्छा, ये जो आप जब हाईवे पे इसको लेके चलते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी वगैरह कैसी लग रही है आपको? स्टेबिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। गाड़ी रोड पकड़ कर चलती है, बीच में अगर अचानक से कोई गड्ढे वगैरह भी आ जाते हैं तो उसको ये ठीक तरीके से जंप कर लेती है। मतलब मुझे सेफ फील भी होता है इसको चलाते टाइम। जो गाड़ी में जो पकड़ है रोड पे, जो ग्रिपिंग है इसकी, उससे सेटिस्फाइड हूँ। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है और जो हाईवे की जो स्टेबिलिटी है उससे आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं कि ये गाड़ी में कुछ ऐसा पावर लैग वगैरह जो है वो आपको थोड़ा लगता है? जब आप पावर लैग का इशू मुझे फील होता है, वो भी जब हमें ओवरटेक करना होता है हाईवे पर, और वो भी थर्ड गियर में। अच्छा, तो उस समय मुझे थोड़ा फील होता है कि थोड़ा और पावर गाड़ी अगर देती तो अच्छा रहता। तो लीनियर अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो आपको कोई भी ऐसा एक इशू आया नहीं है, और जो कंटिन्यूस लीनियर वे में गाड़ी चल रही है, हाईवे की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी लगती है आपको, और कभी भी पावर का उसमें लैग नहीं लगता जब आप कंटिन्यूस ड्राइव कर रहे हैं? हाँ, उसमें बिल्कुल भी कोई। आपने इसमें मैक्सिमम कितना ड्राइव किया अगर लंबा एक टूर की बात करें? सबसे लंबा टूर मैंने अप्रॉक्स 600 और 700 किलोमीटर तक मैं इससे गया हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि 500 या 550 किलोमीटर तक मैं इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल रहता हूँ। मतलब एक टूर में इसको अपन ले सकते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और जैसे हर गाड़ियों का होता है कि जैसे जैसे अपन गाड़ियों की रेंज में ऊपर जाते हैं तो किलोमीटर की रेंज बढ़ती जाती है, तब तक अपन कंफर्ट रहते हैं। तो मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि इस गाड़ी में 500 किलोमीटर तक मैं ठीक से कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रेस्ट लेना चाहिए। मतलब वन गो में जो है 500 किलोमीटर आपको एकदम कंफर्टेबल लगा, बट आफ्टर दैट आपको ऐसा लगा कि गाड़ी को भी रेस्ट चाहिए और आप भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है। मतलब वो एक 500 किलोमीटर की जो जर्नी वो काफ़ी एक बड़ी जर्नी होती है, तो उसमें आपको कोई भी अनकंफर्ट ऐसा फील हुआ या फिर कुछ इंजन रिलेटेड या फिर मतलब कार से रिलेटेड कुछ आपको ऐसा ऑब्जर्वेशन आया? बिल्कुल भी नहीं, सारा कुछ इसमें ओके था। सुबोध भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि इसका जो सीट कंफर्ट है और जो इंटीरियर है उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। आप मुझे तो इसकी सीट बहुत कंफर्ट लगती है, क्योंकि लॉन्ग जर्नी में भी 500 किलोमीटर तक भी कोई मुझे प्रॉब्लम अभी तक तो फील नहीं हुई है। और वैसे स्पेस वगैरह भी, रूफ स्पेस वगैरह भी मुझे ठीक ठाक ही लगता है। एक जो नॉर्मल हाइट है इंडिया में 5'5" to 5'10", उतने के लिए आगे और रेयर सीट भी मुझे कंफर्ट लगती है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। तो आगे की जो सीट है वो इनके हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी दिखती है इन साइड से। तो रियर साइड जो कंफर्ट है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो रियर साइड आप देख सकते हैं कि जो स्पेस है वो कैसा लग रहा है आपको? आपकी हाइट कितनी है वो बता दीजिए पहले। मेरी 5'6" है। अच्छा, तो आपको लेग रूम तो और लेग स्पेस तो काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। नीचे फ्लोर में भी काफ़ी एरिया बढ़िया है और हेडरूम भी काफ़ी इनफ है, तो इसका तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये तो था इंटीरियर के स्पेस का। मैं एक बार दिखा देता हूँ कि 2020 में एक्सटी वेरिएंट में क्या क्या ऑफर करता था टाटा। आप डोर ट्रिम में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको चारों जो वो विंडोज हैं वो पावर विंडो दिया हुआ है। रियर पावर विंडो लॉक करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको बटन। नीचे स्पेस दिया हुआ है बॉटल होल्डर। यहाँ पे आधे लीटर की बॉटल आ जाती है, 1 लीटर की तो नहीं आती। यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है आपका स्पीकर का। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है जो फ्लैट बॉटम के साथ में आता है। काफ़ी एक बढ़िया स्टीयरिंग व्हील है इसमें। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो वो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा वेलकम करता है आपको।
ऐसा कुछ देखने को मिलता है। फुल्ली डिजिटल है ये पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और आप सेंटर में देखेंगे आपको MID मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर दिखाता है और राइट साइड में आपको ओडोमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंजन के लिए वार्निंग और यहाँ पे सारा कुछ वार्निंग आपको शो कर रहा है। सेंटर में अगर देखें तो यहाँ पे हरमन पावर्ड का आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी बढ़िया इसका आउटपुट आता है। 4 स्पीकर इसमें यूज़ हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैजार्ड का बटन दिया हुआ है। ऊपर IRVM है जो मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आता है, जो एक बढ़िया चीज़ है। इस प्राइस रेंज में आपको वैसे भी ऑटो डिमिंग वाले कोई भी जो कॉम्पिटिटर है इसमें ऑफर नहीं करते। ऊपर आपको स्पीकर मिल जाता है जो आपकी कनेक्टिविटी है, कॉल्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे टिकट होल्डर दिया था और यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है, कोई मिरर नहीं है। तो ऐसा कुछ इसका लेआउट है। सेंटर में AC के कंट्रोल्स दिए हुए हैं जो मैनुअली हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया हुआ है। गियर लीवर भी जो है इसकी शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है, ज़्यादा कुछ ऐसा फील नहीं होता है। काफ़ी इसका ट्रैवल भी काफ़ी कम है। इधर आप देख सकते हैं कुछ स्पेस दिया हुआ है, आप मोबाइल वगैरह यहाँ रख सकते हैं। कप होल्डर दिया हुआ है। यहाँ अगर टॉप वेरिएंट में आप जाते हैं तो आपको एक पावर सॉकेट और मिल जाता है। रियर साइड के लिए एक बॉटल होल्डर यहाँ पे भी दिया हुआ है। एक ग्लव बॉक्स यहाँ पे है जो कि कूल है। जो अभी जो टाटा की जो टियागो है सब में ऐसी ग्लव बॉक्स मिलता है, कूल ग्लव बॉक्स इसमें ऑफर होता है। और जो इसके ORVM है वो भी एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, बट ये फोल्डेबल नहीं है, आपको खुद ही अपने हाथों से फोल्ड करना पड़ेगा। मैनुअल आपको इसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इसमें जो सीट ऑफर होती थी उसमें कोई भी हाइट एडजस्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं देता था, सिर्फ आप रिक्लाइन कर सकते हैं। और सीट का अगर क्वालिटी देखेंगे आप तो काफ़ी एक बढ़िया है, होल्ड करने में काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल सीट्स इसमें ऑफर होती हैं। तो सुबोध भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस गाड़ी के जो प्रो एंड कॉन्स है, हर गाड़ी में कुछ ना कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव तो होता है। कोई भी गाड़ी ऐसे नहीं कि 100% उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर मैं इस गाड़ी के पॉजिटिव्स के लिए और नेगेटिव्स के लिए बात करूँ तो वो आप हमारे साथ शेयर करिए। आपको क्या क्या अभी तक फील हुआ है इसमें? देखिए, पॉजिटिव की अगर बात करूं तो सबसे बढ़िया बात है कि गाड़ी पूरी तरीके से रोड पकड़ कर चलती है। एक 500 किलोमीटर तक की जर्नी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम फील नहीं होता है। रोड में कभी कुछ अचानक से गड्ढे वगैरह आ गए तो भी इसकी ग्रिपिंग वगैरह अच्छी है। और ये अगर वो हम गड्ढों के ऊपर चले भी जाते हैं तो भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम फील नहीं होता है। ऐसा जाना नहीं चाहिए, बट बाय द वे कभी कभार ऐसा होता है कि अपन को जाना पड़ता है। सस्पेंशन इसका काफ़ी बढ़िया है। सस्पेंशन अच्छा है इसका, जो लोड को ठीक से ले लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। एंड आफ्टर दैट क्या है कि स्मूथ भी है गाड़ी चलाने में, क्योंकि एक छोटी और कॉम्पैक्ट गाड़ी मुझे चाहिए भी थी, जो कभी मार्केट एरिया में या कभी ट्रैफिक एरिया में मुझे जाना पड़े तो ही निकल जाती है। वो भी मुझे इसका एक प्लस पॉइंट लगता है। और टर्निंग रेडियस भी कम है, तो कहीं भी कम जगह में भी मैं इसे टर्न कर लेता हूँ। मुझे ये सब चीज़ें इस गाड़ी में बहुत कंफर्टेबल देती हैं, बहुत फ्रीडम देती हैं, ऐसे कहना चाहिए। अब एवरेज भी इसका बहुत अच्छा है। मुझे गाड़ी खरीदते टाइम उन लोगों ने बताया था कि इसका एवरेज 22 का मिलेगा, और अभी भी मैं देखता हूँ अगर मैं इसको हाईवे पे लेके चलता हूँ तो 20 का एवरेज मुझे मिलता है अप्रोक्सीमेट। और सिटी की अगर बात करें तो कितना इसमें एवरेज मिल जाता है आपको? सिटी में भी जो मैंने ऑब्जर्व किया, अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में हमने नहीं चलाया है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि 16 तक का 17 तक का एवरेज मुझे मिलता है। ये हम बात कर रहे हैं विद AC के साथ में जी, AC की, क्योंकि गाड़ी में हमेशा AC के साथ ही चलाता हूँ। हाँ। क्योंकि जब भी अपन विंडो खोल करके चलाते हैं तो अक्सर होता है कि उसके साथ धूल वगैरह काफ़ी गाड़ी के अंदर आती है, गाड़ी अंदर से गंदी रहती है। इसलिए मैं जब भी गाड़ी ड्राइव करता हूँ AC के साथ ही करता हूँ। और वो एक अनकंफर्ट भी होता है जगह, कंफर्ट भी होता है, बराबर कह रहे हैं। तो अब इसके अगर पॉजिटिव्स और देखें हम तो वो क्या लगा आपको? और ज़्यादा पॉजिटिव की बात करें तो गाड़ी में, जैसे अगर मैं इसको टाटा के पिछले वेरिएंट से ही कंपेयर करूँ पिछली गाड़ियों से, क्योंकि मेरे घर में वो भी पहले से कुछ गाड़ियाँ हैं इसकी टाटा, तो नॉइस पहले से कम है। जनरली ऐसा देखा गया है कि डोर और ग्लास बंद करने के बाद भी टाटा गाड़ी में थोड़ा नॉइस रहता है इंजन का, लेकिन इसमें वो कम है। अभी भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पहले से काफ़ी इंप्रूव है। और गाड़ी का मेंटेनेंस भी बहुत कम है। जैसे अभी तक मुझे 2 साल हो गए हैं, लेकिन सेफ्टी में देखिए इसकी NPA रेटिंग भी बहुत अच्छी है। ओवरऑल बहुत ही अच्छी सेफ्टी गाड़ी है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो पूरा कंफर्ट है और मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे। अच्छा, इसको जो ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार रेटिंग मिली है, हाँ। तो आपने अगर इसमें कॉम्पिटिटर्स के जो देखे थे, इस हैचबैक अगर सेगमेंट की मैं बात करूं तो इससे ज़्यादा सेफ मुझे नहीं लगता कोई गाड़ी है। और जो एनकैप क्रैश टेस्ट में इसको जो रिजल्ट मिले हैं, तो ये भी आपके माइंड में था कि यार ये इतनी सेफ गाड़ी है तो मैं इसको परचेस करूं? ये गाड़ी लेते टाइम मेरे माइंड में था ये, क्योंकि उस समय इंडिया में मेरे ख्याल से इसके पहले उतना ध्यान नहीं देते थे, पर जब मैं गाड़ी लेने गया था उस समय ये मैटर मुझे भी पता चल गया था, इस पे थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए। और इस रेंज में ये यही दे रही थी, मुझे ऐसा लगा। तो ये जैसे आपके जो कुछ जिससे आपने एडवाइस ली होगी, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे, हाँ। तो आपको सबसे जो फर्स्ट एडवाइस आई थी एज ए फर्स्ट टाइम बायर, क्योंकि एक फर्स्ट टाइम जब कोई गाड़ी परचेस करता है तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है कि उसको अगर वो 5 लाख 6 लाख खर्च कर रहा है तो उसको ओवरऑल पैकेज मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगा था कि आपको जो एडवाइस हुई थी वो कैसी थी? फर्स्ट टाइम मैंने 2 अलग अलग लोगों से एडवाइस ली थी, एक मेरे फ्रेंड से और एक मेरे भैया से, और दोनों ही लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा था।
दोनों ही लोगों ने मुझे बताया था कि उनके पास ये 2 साल पहले से वो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, इसका जो पुराना वेरिएंट था उसे, पर वो दोनों ही सेटिस्फाइड थे, एवरेज के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए। तो और उसके बाद जब मैंने खुद भी चला के देखा ना, तो मुझे पहली बार चलाते से जो फील हुआ, इसकी जो गियर शिफ्टिंग वगैरह थी, जो ग्रिपिंग थी, क्योंकि ये गाड़ी जब मैंने पहली बार चलाई थी तो फर्स्ट टाइम में मुझे थोड़ा अलग लगा था और अच्छा लगा था। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था। एक्चुअली मैंने बस एक 10 मिनट की टेस्ट ड्राइव में गाड़ी चलाते से ही मुझे ऐसा लग गया, तो मुझे यही गाड़ी लेनी है। तो जिस टाइम आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, टेस्ट ड्राइव कर रहे थे, तो बिल्ड क्वालिटी का आपको कुछ ऐसा समझ में आया था कि काफ़ी अच्छी हैवी कार, या फिर बिल्ड क्वालिटी इसकी 4 स्टार के जैसी है, लायक है ये? हाँ, एक्चुअली उस समय टेस्ट ड्राइव टाइम मैंने उतना ऑब्जर्व नहीं किया था, क्योंकि मैं उसके पहले ही इसके बारे में पढ़ के गया था। तो मुझे पता था पहले से, मैंने थोड़ा सा वीडियो वगैरह भी इसके देख लिए। तो आप मतलब देखा जाए तो काफ़ी स्मार्ट बाहर है कि आपने रिव्यू सारे निकाल लिए थे, उसके बाद फिर आपने ड्राइव करने गए। हाँ, स्मार्ट होना अच्छा होता है और मुझे पसंद भी है। अच्छा चलिए ठीक है। और अगर हम इसके नेगेटिव्स की बात करें तो वो क्या फील होते हैं आपको, क्योंकि नेगेटिव्स भी होंगे इसमें कुछ ना कुछ? कुछ जो नेगेटिव चीज़ मैंने अभी तक ऑब्जर्व करी है मेरे एक्सपीरियंस में, तो सबसे पहला जो मैंने आपको अभी बताया भी था कि अगर 3-4 दिन बाद अगर गाड़ी को स्टार्ट करें तो फर्स्ट स्टार्टिंग में थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा होता है इंजन का। सेकेंड थिंग है कि जब हम हाईवे पर फील होता है, स्पेशली जब ओवरटेक करना पड़ता है किसी गाड़ी को 3rd गियर में, तब उस समय ऐसा लगता है कि थोड़ा और पावर इसमें होना चाहिए था। आफ्टर देन देखा जाए तो फिर बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही है। अच्छा, ये जो आप जो बोल रहे हैं कि आप जब इंजन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो ये ठंड के टाइम, या मतलब जब ठंड का मौसम रहता है तब ये ऐसा होता है, या फिर हमेशा आपको ये फेस करना पड़ता है? ये कैसा रहता है, थोड़ा बताइए ना। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि ये ठंड के समय ही हमेशा होता है या हमेशा फेस करना होता है। ये कभी कभार ऐसा फील होता है मुझे, जैसे कि 3-4-5 दिन गाड़ियाँ खड़ी हैं, पर उसमें ऐसा भी नहीं है कि हर बार ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने गाड़ी 1 हफ्ते बाद स्टार्ट करी पर ये फील नहीं हुआ, पर कभी कभी। तो इंजन से नॉइज़ आती है, वो खटर पटर जो बोल रहे हैं आप? खटर पटर नहीं, बस जो इंजन स्टार्ट होने की जो आवाज़ होती है ना, वो थोड़ा सा लंबी होती है, मतलब वो खींचना लंबा होता है। अच्छा, मतलब स्मूथली अगर स्टार्ट करने की बोले तो वो स्मूथ स्टार्ट नहीं होती, बस थोड़ा सा। एक बार। अच्छा, एक बार है ना, फिर कंटिन्यूस रनिंग के बाद में फिर वो बहुत स्मूथ रहता है, पता भी नहीं चलता कब गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ये आपने कभी कोशिश करी है मतलब सर्विस सेंटर में बताने की कि यार ऐसा मेरे साथ इशू? ये इतना कम है कि कभी उतना ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। तो आपने फीडबैक नहीं लिया इसके बारे में कि ये क्यों होता है? हाँ, ये इतना कम है कि मैंने कभी उतना ये ध्यान नहीं दिया। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये गाड़ी आपको करीबन 2 साल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, 25,000 आपने इसको चला लिया, ड्राइव कर लिया, तो आपका जो सर्विस से रिलेटेड जो फीडबैक है वो कैसा है? आप सर्विस जैसे आप मानते हैं, बहुत से लोग, बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनसे मैंने बातचीत करी है, तो इसके जो रिव्यूज़ होते हैं सर्विस से रिलेटेड वो थोड़े से नेगेटिव्स होते हैं, तो वो आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? जैसा कि जुलाई में मुझे 2 साल पूरे हो जाएंगे और अभी तक 2 मेजर सर्विसेज हुई हैं इसमें। अभी तक टोटल जो मेरे पैसे इसमें लगे हैं सर्विसिंग के लिए, वो सिर्फ 4,000 के आसपास ही लगे हैं। तो उस हिसाब से तो मैं इस गाड़ी के मतलब ये 2 सर्विस की बात कर रहे हैं? 2 सर्विस की, क्योंकि पहली बार कुछ 2,000 रुपये का ऑयल चेंज हुआ था, दूसरी बार कुछ 2,300 रुपये के आसपास का ऑयल चेंज और कुछ काम हुआ, तो बस वही मेरा लगा। और एक पेड सर्विस है उसमें कुछ 800 के आसपास, मतलब जो मुझे बहुत कम लगा दूसरी गाड़ियों के कंपेयर में, तो मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। मतलब टाटा में जो सर्विस कॉस्ट है वो भी कम है, मतलब वो भी जेब पे भारी नहीं पड़ती है। हाँ, तो वो इस गाड़ी के लिए तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो सर्विस के लिए मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो मुझे फील हुआ कि जब मैं सिटी में होता हूँ तो वहाँ पर तो उसकी सर्विसिंग कंडीशन से और उनके बिहेवियर से मैं सेटिस्फाइड होता हूँ। जैसे नागपुर और भोपाल में अक्सर मेरा रहना होता है, लेकिन जब मैं मेरे होम टाउन में शहडोल में जाता हूँ तो वहाँ पर जो सर्विस सेंटर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है वहाँ की टीम को, क्योंकि प्रॉपर SOP भी उनका मुझे फील नहीं होता वहाँ पर। और ये चीज़ मुझे पहले से भी पता थी, ये टाटा गाड़ी लेने से पहले मैंने भी कुछ रिव्यूज़ वगैरह, वीडियो वगैरह देखे थे और मैंने देखा था कि लोगों ने पहले ही बताया था कि वो टाटा के सर्विस सेंटर सेटिस्फाइड नहीं है। और अब लेकिन मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा नहीं कह सकते कि टाटा के हर सर्विस सेंटर में ऐसा होता है, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि जो सिटी के सर्विस सेंटर है उसमें मैं बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड हूँ। बट एक छोटे शहर में, शहडोल जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ का जो सर्विस सेंटर है बहुत अच्छा होगा यदि अगर उनको और अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह दी जाए तो अच्छा होगा। एट लास्ट तो अगर हम देखें तो कोई भी गाड़ी अगर लेता है, परचेस करता है, तो वो ये सोचता है कि लॉन्ग टर्म चलाना है। लॉन्ग टर्म चलाने के बीच में उसको सर्विस तो फेस करनी पड़ती है। अगर वो आप प्रॉपर नहीं देंगे तो जो वो रेकमेंड करेगा, वो किसी को अपनी जो एक्सपीरियंस बताएगा, तो वो आपका फीडबैक प्रॉपर नहीं जाएगा। तो कुछ आपके पास ऐसा मतलब एग्जांपल है कि कुछ आपको नेगेटिव फेस करना पड़ा हो सर्विस सेंटर के रिगार्डिंग?
जैसा कि मैंने कहा कि छोटे शहरों में स्पेशली, बड़े शहरों में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनका सर्विस सेंटर बहुत अच्छा है और उनका सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन पर छोटे शहरों में क्या है, जो मैंने एक पॉइंट अभी कहा कि एसओपी उनको पहले क्लियर होनी चाहिए कि वो पहले खुद ही गाड़ी चेक कर लें। एक प्रोसीजर होता है कि जब हम शोरूम में गाड़ी लेके जाते हैं तो उन्हें गाड़ी पहले खुद से चेक करनी चाहिए, और खुद से चेक करने के बाद हमसे पूछना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। पर वहाँ पर वो मैंने एसओपी फॉलो होता हुआ नहीं दिखा। उन्होंने गाड़ी खुद से चेक नहीं करी, गाड़ी सर्विस होने के बाद उन्होंने खुद भी कोई टेस्ट ड्राइव नहीं लिया, जो कि दूसरे सर्विस सेंटर में हम लोग देखते हैं। और उन्होंने बस मुझे गाड़ी दे दी, और फिर उसके बाद जब मैंने उनसे डिस्कस किया, खुद से आगे होकर के उनको कहा कि आप मेरे साथ चलिए और हम दोनों साथ में गाड़ी चला करके देखते हैं, तब बातों ही बातों में उन्हें याद आया और उन्होंने मुझे बताया कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना था, हमारे यहाँ नेट कमज़ोर है इसलिए हम अपडेट नहीं कर पाए, तो आप ये करवा लीजिएगा। तो ये सब तो यार मतलब ये जब सर्विस कंप्लीट हो गई उसके बाद की बात है, जब मैं उन्हें खुद से अपने साथ एक टूर पे लेके गया कि आप जरा मेरे साथ बगल में चल के देखिए, मैं आपके साथ अभी गाड़ी की सर्विसिंग हुई है और गाड़ी भी आप ही चलाइए, क्योंकि ऐसा जनरली होना चाहिए कि गाड़ी, क्योंकि उन्होंने क्या है कि गाड़ी देने से पहले भी टेस्ट ड्राइव नहीं लिया उन्होंने, मतलब खुद भी उन्हें एक लेना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। तो कुछ इशू आप लेके गए थे क्या उनके पास? कुछ इशू भी नहीं था, बस ऐसा था कि गाड़ी मेरी लगभग 1.5 साल पूरे हो चुके थे, तो ऐसा होता है ना कि जब हम रोज ही अपनी गाड़ी को चलाते रहते हैं तो कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम हुई भी तो हमें ऑब्जर्व नहीं होता, और जो वहाँ पर सर्विस सेंटर में जो पर्सन बैठा हुआ है, हमें ऐसा एक्सपेक्ट होता है कि वो हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट है चीज़ों को ऑब्जर्व करने में, तो अगर मुझसे कुछ छूट भी रहा होगा तो वो ऑब्जर्व करके बताएगा। तो ये अगर सॉफ्टवेयर अपडेट वाली बात छोड़ दें, तो इसके अलावा अगर कुछ आपको ऐसा समझ में आया कि उनने कुछ, उनका बिहेवियर कैसा है कि उसके अब बिहेवियर के लिए जैसे वो बार बार कहना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि उनको थोड़ा और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मतलब छोटे शहरों में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो कंपैरेटिवली अगर मैं दूसरे कंपनी की बात करूं तो वो छोटे शहर में ही उनका बेहतर है, काफ़ी एक बढ़िया एक्सपीरियंस देते हैं, और सर्विस इन्होंने पता नहीं एक्सपीरियंस। क्यों इम्प्रूव नहीं किया, इनको भी इम्प्रूव करना चाहिए था, जबकि टाटा का प्रोडक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ही बेहतर लेवल पे आ चुका है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आप जो हैं एक हैप्पी कस्टमर हैं, और आपने जो गाड़ी बाय करी है तो काफ़ी आप सेटिस्फाइड है उससे। हाँ, ये सच है कि मैं अभी भी हैप्पी कस्टमर हूँ और मैं एकदम सेटिस्फाइड हूँ उससे। मुझे ऐसा है कि मैंने जो डिसीजन लिया, जो मैंने पैसे खर्च किए, अच्छा, वो सही डिसीजन था, वो वर्थ रहा आपके लिए? वर्थ रहा, मेरे को ऐसा लगता है मेरे। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि ये गाड़ी जो है टाटा टियागो, अगर आज आपके टाइम में 6 लाख रुपए हों तो आप क्या यही गाड़ी बाय करेंगे कि कुछ दूसरे ऑप्शन में जाएंगे? अब चूंकि मैं एक बार ले चुका हूँ तो दूसरे ऑप्शन में ही जाऊंगा। अच्छा। लेकिन इसका जो अनुभव है तो अब मैं टाटा की फिर से एक और गाड़ी ले सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर ये गाड़ी की रेटिंग की अगर बात करें, अगर 10 में से इसे कुछ रेट करना है तो आप इसे कितने रेट देंगे? देखा जाए तो जो छोटे शहर के जो सर्विस सेंटर हैं उस पर अगर हम लोग फोकस ना करें तो उसके अलावा इसमें बाकी सब कुछ बढ़िया है, और 10 में से 9 तो बहुत आराम से मिलने चाहिए। अच्छा, और 1 स्टार जो है आप सर्विस सेंटर की जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज हैं। हाँ, और वैसे देखा जाए तो इस रेंज की गाड़ियों के लिए ना तो 10 में से 9.5 भी उसको मिल सकते हैं इस रेट में जो गाड़ी है। ओवरऑल जो क्वालिटी की बात करें हम, तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, तो ये गाड़ी अगर रेकमेंड करना हो तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? मैं रेकमेंड करूंगा, यदि अगर किसी को बार बार रेसिंग नहीं करनी है, अगर कोई पर्सन इस कार को रेसिंग करने के लिए नहीं खरीद रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहा है और लंबा सफ़र तय करने के लिए खरीद रहा है, सेफ्टी के लिए खरीद रहा है, अपनी फैमिली के साथ एक कंफर्ट जर्नी के लिए खरीद रहा है, और एक ऐसी कार चाह रहा है जो कि सिटी में भी वो ड्राइव कर ले और हाईवे पे भी कर ले, दोनों चीज़ें उसकी फुलफिल हो जाए। कम कॉम्पैक्ट गाड़ी है, कम जगह लेती है, ट्रैफिक वाले एरिया से भी इजीली निकल जाती है, टर्निंग रेडियस कम है, तो ये सब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही एक खास रिक्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी गाड़ी। तो मैं सुबोध भाई को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो उन्होंने टाइम निकाला और हमारे साथ जो है उनका एक्सपीरियंस था, जो पर्सनल एक्सपीरियंस उन्होंने जो फील किया अभी तक, तो अपनी गाड़ी के लिए वो हमसे शेयर किया। तो थैंक यू सुबोध भाई, थैंक यू सो मच जो आपने टाइम निकाला। अगर आप भी अपनी कार का जो एक्सपीरियंस है, जो रिव्यू है, वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे एक ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, इसमें आप अपनी डिटेल्स दे सकते हैं, तो हम आपसे कांटेक्ट करके और आपका जो एक्सपीरियंस है, जो फीडबैक है, वो हम शेयर करेंगे अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। 98% ऐसे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो व्यू कर रहे हैं, उनको कंटेंट पसंद आ रहा है, बट वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए कि जब भी मैं आपको वीडियोस शेयर करूं तो आपके पास वो पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।